नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे बुद्धि के विभिन्न सिद्धांत। तो चलिए देखते हैं आगे कौन सा महत्वपूर्ण सिद्धांत बुद्धि का रह जाता है। तो बुद्धि और बुद्धि में भी अपन क्या पढ़ रहे थे? सिद्धांत। सिद्धांतों में आज अपन पढ़ेंगे तरल ठोस सिद्धांत। तरल ठोस सिद्धांत। इस सिद्धांत को रेमंड का बुद्धि सिद्धांत भी कह सकते हैं, या फिर अपन कैटल का बुद्धि सिद्धांत भी कह सकते हैं। कैटल का बुद्धि सिद्धांत। बुद्धि सिद्धांत। अब कैटल और रेमंड इसलिए बोला है मैंने क्योंकि कैटल का ही पूरा नाम होता है रेमंड वी कैटल। तो कैटल का बुद्धि सिद्धांत भी इस सिद्धांत को कह सकते हैं। इसके साथ साथ इस सिद्धांत का एक नाम और भी है। क्या? GFGC मॉडल सिद्धांत या मॉडल आधारित सिद्धांत। किसके द्वारा दिया गया? तो यहां पर मैंने आपको बता ही दिया है कि रेमंड वी कैटल इसके प्रतिपादक थे। रेमंड वी कैटल इस सिद्धांत के कौन थे? प्रतिपादक थे। देखिए, इसमें जाहिर सी बात है कि जैसा कि नाम है तरल या ठोस सिद्धांत, तो इन्होंने यहां पर बुद्धि के दो प्रकार बताए हैं। दो प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है, और वो दोनों प्रकार की बुद्धि कैसी है? सामान्य बुद्धि। तो यहां पर अपन यूं कह सकते हैं कि कैटल द्वारा इस सिद्धांत के अंतर्गत सामान्य बुद्धि के दो प्रकार बताए हैं। दो प्रकार बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एक तरल बुद्धि और दूसरा ठोस बुद्धि। ठोस बुद्धि। अब ये जो तरल बुद्धि है ये क्या है और ठोस बुद्धि है ये क्या है? यहां पर अपन इन दोनों चीजों को समझते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूं कि बुद्धि में कुछ योग्यताएं ऐसी होती है जो जन्मजात होती है, और कुछ ऐसी योग्यताएं भी होती है जिनको व्यक्ति समाज से, पर्यावरण से, वातावरण से अर्जित करता है। तो जिस प्रकार की योग्यता को व्यक्ति वंशानुक्रम से या जन्मजात रूप में प्राप्त करता है उसको कैटल ने तरल बुद्धि कहा है। तो यहां पर अपन इसको जन्मजात बुद्धि भी कह सकते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने यूं कहा कि व्यक्ति अपनी योग्यताओं को समाज में, पर्यावरण में, वातावरण में हासिल भी करता है। तो जब वह हासिल कर रहा है, जिन जिन चीजों को हासिल कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगी? अर्जित। और अर्जित को इन्होंने अपने सिद्धांत में ठोस बुद्धि नाम दिया है। तो अर्जित बुद्धि यहां पर दूसरी बुद्धि हो जाएगी। देखिए, जन्मजात जो बुद्धि है वो याद कीजिए एक बार स्पीयरमैन को। अब स्पीयरमैन ने अपना सिद्धांत दिया था, द्वितत्व भी दिया था, त्रितत्व भी दिया था। उन्होंने एक जी फैक्टर बताया था। जी का मतलब जनरल, यानी सामान्य कारक। तो वो जो सामान्य कारक है स्पीयरमैन के अनुसार, वो ही कैटल के अनुसार कौन सी बुद्धि है? जन्मजात बुद्धि होती है। या फिर अपन यूं कह सकते हैं कि स्पीयरमैन के जी तत्व के समान। तो स्पीयरमैन ने जो जी तत्व बताया था उसे ही कैटल ने जन्मजात बुद्धि कहा है या जन्मजात तत्व कहा है। यानी यहां पर अपन स्पीयरमैन के और इस सिद्धांत की जो अपन कर सकते हैं क्या, समानता या तुलना यहां पर कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहां पर एक चीज और थी, इन्होंने इनको दो अन्य नामों से भी बुलाया है। देखिए, तरल जो बुद्धि है इसको तो इन्होंने नाम दिया है, जो जन्मजात बुद्धि है इसको तो इन्होंने नाम दिया है फ्लूइड। जबकि
जो ठोस बुद्धि है उसको इन्होंने नाम दिया है क्रिस्टलाइज्ड। क्रिस्टलाइज्ड नाम यहां पर इन्होंने इसको दिया है, किसको? ठोस बुद्धि को। तो यहां पर केटल के सिद्धांत की कुछ अपनों ने शब्दावली देखी है कि किस किस प्रकार की शब्दावली इन्होंने प्रयोग में ली है। किसका सिद्धांत पढ़ रहे हैं अपन? केटल का सिद्धांत पढ़ रहे हैं। क्या कहा जाता है? ठोस या तरल बुद्धि सिद्धांत इसे कहा जाता है। इसे जीसीजीएफ का सिद्धांत भी कहा जाता है या जीएफजीसी का सिद्धांत कहा जाता है। जैसे जीएफ जो है, जनरल जो फैक्टर है, उसको इन्होंने किस नाम से दिया है? तरल बुद्धि के नाम से दिया है, जन्मजात तत्व दिया है। यानी ये तत्व कहां से प्राप्त होते हैं? व्यक्ति को वंशानुक्रम से प्राप्त होते हैं। जबकि जीसी तत्व व्यक्ति कहां से प्राप्त करता है? पर्यावरण से प्राप्त करता है। तो इन्होंने एक जन्मजात यानी वंशानुक्रम से प्राप्त बुद्धि का वर्णन किया है, दूसरी अर्जित यानी पर्यावरण या वातावरण से प्राप्त बुद्धि का चित्रण इन्होंने किया है। तो इसलिए ही इस सिद्धांत को जीएफ यानी जन्मजात जो बुद्धि से संबंधित होता है वो, और जीसी यानी पर्यावरणीय कारकों से या पर्यावरण से अर्जित बुद्धि से संबंधित होने के कारण ही इसे जीएफ जीसी का मॉडल कहते हैं या जीएफजीसी मॉडल पर आधारित सिद्धांत भी इसे कहा जा सकता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन इस संबंध में बातें करते हैं। महत्वपूर्ण बातें इसके संबंध में क्या कहा जा सकता है। देखिए इन्होंने क्या कहा है। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं एक एक करके। देखिए सिद्धांत पढ़ रहे हैं, तरल या ठोस सिद्धांत, तरल ठोस सिद्धांत यानी तरल ठोस सिद्धांत। तरल बुद्धि जन्मजात बुद्धि, ठोस बुद्धि अर्जित बुद्धि, और इसी आधार पर इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो तरल ठोस बुद्धि सिद्धांत, केटल का सिद्धांत। देखिए सबसे पहले तो अपन यूं देखते हैं कि भाई इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? केटल ने किया। तो इस सिद्धांत को विस्तार किसने दिया? देखिए इस सिद्धांत को विस्तार इन्हीं के एक शिष्य, इन्हीं के एक शिष्य थे जिनका नाम था जॉन एल हॉर्न के द्वारा दिया गया। इस सिद्धांत को विस्तार जॉन एल हॉर्न के द्वारा दिया गया। अब अपन बात करते हैं कि तरल बुद्धि के बारे में इन्होंने कौन कौन से विचार व्यक्त किए या तरल बुद्धि के संबंध में इन्होंने कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें बताई। तो चलते हैं सबसे पहले तरल बुद्धि की तरफ। तरल बुद्धि में यदि अपन बात करें तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूं कि यह एक जन्मजात या वंशानुक्रम से प्राप्त कारक है। पहली चीज, ये चीज तो अपनों ने देख ली कि जन्मजात या वंशानुक्रम से प्राप्त कारक इसे कहा जाता है। उसके बाद यदि अपन बात करें आगे तो नई समस्याओं का जन्मजात या वंशानुक्रम तरल बुद्धि में अपन सबसे पहले अपन ये चीज शामिल कर लेते हैं कि भाई इसमें व्यक्ति की तर्कणा शक्ति शामिल की जाती है। तर्कणा शक्ति शामिल की जाती है। तर्कणा शक्ति का मतलब तर्क करने की क्षमता जो बालक में जन्मजात होती है। इसीलिए बालक क्या करता है कि जैसे ही कोई नवीन समस्या आती है तो वह अनुभवों की तरफ नहीं देखता, वह पूर्व ज्ञान की तरफ नहीं देखता, वह उसी परिस्थिति में उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है। यदि व्यक्ति अनुभवों का काम नहीं लेते हुए
उसी समय परिस्थिति को देखते हुए समस्या का समाधान करने का प्रयास करता है, तो वहां पर कौन सी बुद्धि मानी जाती है? तरल बुद्धि मानी जाती है। तो यहां पर अपन यूं कह सकते हैं कि नवीन समस्याओं का बिना अनुभवों के प्रयोग किए समस्या के हल का प्रयास किया जाता है। या फिर अपन यूं कह सकते हैं कि समस्या को बिना अनुभवों का प्रयोग किए हुए समस्या समाधान की क्षमता प्रदान करती है। तो तरल बुद्धि क्या है? नवीन समस्याओं का बिना अनुभवों के प्रयोग किए हुए समस्या समाधान की क्षमता प्रदान करती है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए यहां पर अपन एक चीज ये भी कह सकते हैं, कौन सी? कि तर्क द्वारा समस्याओं के हल की क्षमता भी हमें कौन सी बुद्धि प्रदान करती है? तरल बुद्धि प्रदान करती है। तो सभी प्रकार की तार्किक समस्याओं का हल करने की क्षमता प्रदान करती है। सभी प्रकार की समस्याओं और जिनमें भी क्या पूर्व ज्ञान को प्रयोग किए बिना या पूर्व ज्ञान के बारे में सोचे बिना अपन इसे क्या कह सकते हैं? ये क्षमता देती है जो समस्या के समाधान के हित में होती है। उसके बाद यदि अपन बात करें कि इसे अपन क्या कह सकते हैं? GF फैक्ट भी कह सकते हैं। तो GF में कौन कौन सी चीजें आती है? तो इसके अंतर्गत यदि स्पष्ट शब्दों की बात करें तो अपन इसमें वंशानुक्रम विभक्ता शब्द इसका प्रयोग कर सकते हैं। देखिए यहां तक कि इन्होंने ये भी कहा है कि ठोस बुद्धि के विकास की सीमा निर्धारित करती है। तरल बुद्धि वो बुद्धि है क्योंकि वो जन्म जाता है। अब जन्म से अपने को जो IQ लेवल मिल जाता है, जो बुद्धि मिल जाती है, उसी के अनुसार ही तो अपन ग्रहण करते हैं, उसी के अनुसार ही अर्जित करते हैं। तो अर्जित करना ठोस बुद्धि होगी। तो तरल बुद्धि ही हमें हमारे अंदर इस बात को निर्धारित कर देती है कि हम किन किन चीजों को या कितनी चीजों को ग्रहण करेंगे। इसके साथ साथ अपन इसको G फैक्टर कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसे GF यानी वंशानुक्रम विभक्ता भी कहते हैं। ये चीज है। तो इसे GF यानी वंशानुक्रम विभक्ता भी कहते हैं। सभी प्रकार की तार्किक समस्याओं का हल करने की क्षमता प्रदान करती है। ठोस बुद्धि के विकास का निर्धारण भी कौन सी बुद्धि करती है? तरल बुद्धि ही करती है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। अपन ये भी कह सकते हैं, इसके अंतर्गत अपन इस चीज को समझ सकते हैं कि भाई जो अपनी अनुभूतियों से सीखने की क्षमता व्यक्ति की
अपनी अनुभूतियों से सीखने की जो क्षमता है, क्षमता विकास की सीमा का निर्धारण, विकास की सीमा का निर्धारण किन कारकों से होता है? आनुवंशिक कारकों से होता है। तो यहां पर भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। देखिए, ये तो थी तरल बुद्धि, और तरल बुद्धि जो है वो स्पीयरमैन के जी फैक्टर के समान है। इसे जीएफ कहा जा सकता है, इसे फ्लूइड कहा जा सकता है, इसे ही अपन क्या कह सकते हैं? फ्लूइड। इसे जन्मजात या वंशानुक्रम विभक्ता भी कहा जा सकता है। ये ऐसे आनुवंशिक कारक होते हैं जो ठोस बुद्धि के विकास की सीमा का निर्धारण कर देते हैं। तो ये सब योग्यताएं इन्होंने किसकी बताई है? तरल बुद्धि की बताई है। इसके साथ साथ कैटल ने एक बात ये भी कही है कि जो तरल बुद्धि की जो क्षमता है उसका पूर्ण विकास किशोरावस्था तक हो जाता है। अपनों ने पढ़ा था, जब अपन व्यक्तित्व को पढ़ रहे थे उस समय मैंने आपको बताया भी था कि व्यक्ति है वो अपनी पूर्ण बुद्धि 18 से 20 वर्ष तक, यानी किशोरावस्था के अंत तक, उत्तर किशोरावस्था तक वह पूर्ण बुद्धि का विकास कर लेता है। बाल्यावस्था में, शेषवावस्था में बुद्धि का विकास होते होते और वह पूर्णता को प्राप्त कब कर जाता है? किशोरावस्था के अंत तक। तो किशोरावस्था का अंत 18 के लगभग ही होता है। तो 18 वर्ष तक जो तरल बुद्धि है वो अपना पूर्ण विकास कर लेती है। उसके बाद तो वह जो अपनी बुद्धि होती है उसमें ही अनेक योग्यताओं का अर्जन करके और उसका विकास करती रहती है। अब अपन बात करते हैं इसके बाद किस बुद्धि की? ठोस बुद्धि की। सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि भाई ठोस बुद्धि है क्या? ठोस बुद्धि क्या है? तो ठोस बुद्धि वे क्षमताएं हैं जो व्यक्ति अपने जीवन की अनुभूतियों को, वे क्षमताएं जिन्हें व्यक्ति अपने जीवन की अनुभूतियों को, जिन्हें व्यक्ति क्या करता है? अपने जीवन की अनुभूतियों और स्वयं की जो अनुभूतियां होती है उनको अनुभूतियों को तरल बुद्धि द्वारा अर्जित करता है। तो वे क्षमताएं जिन्हें व्यक्ति अपने जीवन की अनुभूतियों को तरल बुद्धि द्वारा अर्जित करता है। तरल बुद्धि, हाँ एक चीज और बता देती हूँ, जब तरल बुद्धि है तभी ठोस बुद्धि का अर्जन संभव है, क्योंकि हमारे अंदर जो बुद्धि है जितनी आनी होती है वो तो 18 वर्ष तक आ जाती है। यदि वो ही कम रह गई तो उसमें जो अपन और ज्ञान वृद्धि करते हैं, जो अपन उसमें कुछ चीजों का अर्जन करते करते उसका विकास करते हैं, वो फिर कैसे होगी? तो इसलिए सबसे पहले तरल बुद्धि होगी। तरल बुद्धि का यदि पूर्ण विकास हुआ है तभी ठोस बुद्धि संभव है या ठोस बुद्धि का विकास संभव है। तो वे क्षमताएं हैं जिन्हें व्यक्ति
तरल बुद्धि के माध्यम से प्राप्त करता है या तरल बुद्धि के माध्यम से अर्जित करता है, वही क्या कहलाती हैं, ठोस बुद्धि कहलाती है। साथ साथ अपन ये भी कह सकते हैं कि जो ठोस बुद्धि है ये व्यक्ति को पूर्व कौशल, ज्ञान और अनुभव, यह व्यक्ति के पूर्व ज्ञान, कौशल व अनुभव से संबंधित होती है। तो तरल बुद्धि में ये नहीं थी, इसमें ये आ जाती है। तरल बुद्धि में अपन किसी भी अनुभव का प्रयोग नहीं करते, किसी भी पूर्व ज्ञान का प्रयोग नहीं करते, जबकि ठोस बुद्धि में अपन अनुभवों एवं पूर्व अनुभवों द्वारा आगे की समस्या का हल करने का प्रयास करते हैं। तो अनुभवों द्वारा क्यों, क्योंकि होता ही इसमें अनुभव है ही अर्जित, तो अर्जित है तो अर्जित किए गए अनुभवों का प्रयोग ही इसके माध्यम से किया जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे अपन इस बारे में और क्या कह सकते हैं। अपनों ने बार बार देखा है कि भाई अर्जित किया जाता है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो क्षमता है वो अर्जित क्षमता मानी जाती है। ठीक है, तो अर्जित क्षमता ये एक अर्जित क्षमता है। साथ साथ अपन ये भी कह सकते हैं कि भाई यह वातावरणीय तथ्यात्मक ज्ञान पर आधारित होती है, क्योंकि ये वातावरण में अर्जित की जा सकती है। तो वातावरणीय तथ्यात्मक ज्ञान पर आधारित होती है, वातावरणीय ज्ञान पर आधारित होती है। और चूंकि ये वातावरणीय ज्ञान पर आधारित होती है, सामाजिक अधिगम पर आधारित होती है, पर्यावरणीय प्रभाव पर आधारित होती है, तो इसीलिए इसे अपन क्या कहते हैं, इसे जीसी फैक्ट भी कहा जा सकता है। तो अपन यूं कह सकते हैं कि सामान्य योग्यता सामाजिक अधिगम, सामान्य योग्यता सामाजिक अधिगम एवं पर्यावरणीय प्रभावों से संचालित होने के कारण इसे जीसी भी कहा जाता है। तो तरल बुद्धि जो है वो जीएफ थी और ये जीसी भी कही जा सकती है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे इस संबंध में अपन कौन कौन सी चीजें देख सकते हैं। देखिए, व्यक्ति क्या करता है कि अपनी तरल बुद्धि का विकास तो नेचुरल हो जाता है। तरल बुद्धि के माध्यम से ठोस बुद्धि यानी बुद्धि का अर्जन करता है, अनेक अनुभवों का अर्जन करता है, अनेक कौशलों, अनेक ज्ञान का या अनेक प्रकार से ज्ञान का अर्जन बालक करता है ना, ये चीज अपनों ने देख ली। परंतु वह किस समय किस ज्ञान का प्रयोग करेगा, कहां पर कौन सी बुद्धि लगाएगा, ये जो चीज है ना, ये हमारे अंदर किसके माध्यम से आती है, ठोस बुद्धि के माध्यम से ही आ सकती है। या फिर अपन सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं कि भाई अनुभव पर आधारित होने के कारण, अनुभव पर आधारित
होने के कारण। ये अनुभवों पर आधारित है ना, पूर्व ज्ञान पर आधारित है, तो इसलिए कारण समय के साथ व्यक्ति में आधार होने के कारण समय के साथ व्यक्ति में इसका विकास होता जाता है। तो समय के साथ व्यक्ति में इसका विकास होता जाता है, किसके कारण? अनुभव के कारण। इसीलिए अपन ये भी कह सकते हैं कि भाई ये जो ठोस बुद्धि है इसका विकास प्रौढ़ावस्था तक संभव है। जबकि हाँ, यहाँ पर ये नोट लगाकर लिख लेंगे। पहले तो अपन इसी के बारे में देख लेते हैं। चलिए, इसके संबंध में एक चीज और भी है, इसे क्रिस्टलाइज्ड भी कहा जाता है ना। क्यों? क्योंकि अर्जित कारकों के रूप में होती है। तो इसलिए अपन यूं भी कह सकते हैं कि अर्जित कारकों के रूप में होने के कारण इसे क्रिस्टलाइज्ड भी कहा जाता है। तो इसी ये ठोस बुद्धि है जिसको क्रिस्टलाइज्ड कहा जा सकता है। ये जो होती है वो किससे संबंधित होती है? ये तथ्यात्मक ज्ञान पर आधारित होती है, जबकि तरल बुद्धि के बारे में अपनों ने देखा कि वो तर्कणा ज्ञान से संबंधित होती है। इसके साथ साथ आपको मैंने एक शब्द लिखवाया, सामाजिक अधिगम। तो सामाजिक अधिगम का मतलब क्या है कि अपन समाज में रहते हुए विभिन्न चीजों का अधिग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो इसलिए इसे सामाजिक अधिगम कहते हैं। समाज में रहते हुए अपन इस प्रकार की बुद्धि, अनुभव, ज्ञानों का अर्जन करते हैं, तो इसलिए इसको ठोस बुद्धि कहते हैं या इसको सामाजिक अधिगम भी कह सकते हैं। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपन बात करते हैं आगे। आगे अपन एक चीज इसके बारे में और देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर वैसे देखें तो ठोस बुद्धि व तरल बुद्धि दोनों के बारे में जो जो महत्वपूर्ण बातें थी वो अपनों ने देख ली। किसके अनुसार? केटल के बताए नियम के अनुसार या केटल के बताए सिद्धांत के आधार पर। अब देखिए, यहां पर अपन ये कह सकते हैं, यहां पर आप नोट लगाकर लिखेंगे क्या? केटल के अनुसार तरल बुद्धि, मैंने आपको बताया था ना कि तरल बुद्धि का विकास किस उम्र तक हो जाता है? किशोरावस्था तक। तो वही चीज अपन लिखने वाले हैं कि तरल बुद्धि का अधिकतम विकास जो है, केटल के अनुसार तरल बुद्धि का अधिकतम विकास तरल बुद्धि का अधिकतम विकास किस अवस्था तक हो जाता है? किशोरावस्था तक। हो जाता है। जबकि ठोस बुद्धि का विकास, कहां तक चलता है? प्रौढ़ावस्था तक चलता है। विशेष तौर पर विशिष्ट बात है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। केटल के अनुसार है वो जो फ्लूट बुद्धि है वो तो कैसी होती है? जन्मजात होती है। जबकि क्रिस्टलाइज्ड जो बुद्धि है वो क्या होती है? वो अर्जित होती है। इसके साथ साथ जो फ्लूट बुद्धि है उसको इन्होंने जैव रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा संचालित भी बताया है।
तो ये चीज भी आप नोट लगाकर ही लिखेंगे। नोट लगाकर ही क्या लिखेंगे? केटल के अनुसार, केटल के अनुसार जो है वो फ्लूइड, केटल के अनुसार फ्लूइड सामान्य योग्यता, योग्यता वंशानुक्रम विभक्ता के रूप में, वंशानुक्रम विभक्ता के रूप में होती है। ठीक है, वंशानुक्रम विभिन्नता के रूप में होती है तथा ये जैव रासायनिक क्रियाओं द्वारा या अभिक्रियाओं द्वारा संचालित होती है। ये जैव रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा संचालित होती है। तो ये चीज भी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है। जैव रासायनिक क्यों? क्योंकि वंशानुक्रम है, तो वंशानुक्रम में तो हमारी जैव रासायनिक क्रियाएं आ जाती है, तो इसलिए अपन ये कह सकते हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद अपन क्रिस्टलाइज्ड की भी एक चीज और देख लेते हैं, इसमें कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं। क्रिस्टलाइज जो सामान्य बुद्धि है, इन्होंने दोनों को सामान्य बुद्धि कहा है और सामान्य बुद्धि के ही दो प्रकार बताए हैं। तो क्रिस्टलाइज जो सामान्य योग्यता है वह क्रिस्टलाइज्ड सामान्य योग्यता, क्रिस्टलाइज सामान्य योग्यता है वो अर्जित सांस्कृतिक उपलब्धियों, अर्जित सांस्कृतिक उपलब्धियों, हमारी जो अर्जित सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं, कुशलताओं लिखेंगे, कुशलताओं तथा नवीन परिस्थितियों वाले परीक्षणों, नवीन परिस्थिति वाले जो भी परीक्षणों हैं में से एक कारक के रूप में मापी जाती है। तो जहां पर जो तरल बुद्धि थी, वो तरल बुद्धि अपनों ने जो देखी वो तो किससे संबंधित थी? जन्मजात से। और ठोस बुद्धि अपनों ने किससे संबंधित देखी? अर्जित बुद्धि से संबंधित। तो यहाँ पर जहां पर जन्मजात बुद्धि जैव रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित है, वहीं पर क्रिस्टलाइज्ड या अर्जित बुद्धि है वो किससे संबंधित है? सांस्कृतिक उपलब्धियों, कुशलताओं, नवीन परिस्थितियों वाले परीक्षणों, इन सभी से संबंधित ये बुद्धि मानी जाती है। तो ये था सिद्धांत किसका? तरल ठोस सिद्धांत केटल द्वारा दिया गया बुद्धि का सिद्धांत। आपको मैं बता देती हूँ कि एक हैब ने भी सिद्धांत दिया था। हैब का सिद्धांत भी माना जाता है, कुछ इसी प्रकार का सिद्धांत है वो भी। उसमें बस दो ही चीजें हैं, दो ही बातें हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। ये तरल ठोस का सिद्धांत कह दो या जीएफजीसी का सिद्धांत इसको कह सकते हो, या वंशानुक्रम विभक्ता एवं पर्यावरणीय कारकों का सिद्धांत भी इसे कह सकते हो। दूसरा क व ख या ए व
बी का सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिया गया है? ये हैब नामक मनोवैज्ञानिक ने दिया था। वही बात है सेम जैसे इन्होंने जन्मजात और अर्जित बुद्धि बताया है, इसी प्रकार से इन्होंने भी जन्मजात और अर्जित ये चीजें इन्होंने बताई है। बस इनके सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण बात ये है, हैब के सिद्धांत में आप नोट लगाकर लिख सकते हो, एक ही बात है इसमें, ज्यादा कुछ नहीं, अपन जन्मजात और अर्जित बुद्धि को पढ़ चुके हैं। इन्होंने कहा कि कै व ख दोनों आपस में मिलकर गै कारक का निर्माण करते हैं जो समस्याओं के समाधान में सहायक होता है। सीधी सी बात है, इन्होंने क्या कही है कि कुछ हमारे पास जन्मजात तत्व होते हैं, कुछ हमारे पास अर्जित तत्व होते हैं। यानी हमारी जो बुद्धि है उसमें कुछ तो मौलिक बातें हैं और कुछ अनुभव है। वो मौलिक बातें उन अनुभवों के साथ मेल करके और कोई भी समस्या आ जाती है तो उसका समाधान निकालती है। तो वही योग्यता कै व ख के सिद्धांत के अंतर्गत किसने बताई है? हैब ने बताई है। तो यहाँ पर आज की क्लास में अपनों ने दो सिद्धांतों को देख लिया। एक तो हैब का कै व ख या ए या बी का सिद्धांत कहते हैं, कै ख जन्मजात व अर्जित बुद्धि है और कुछ भी नहीं है, जिस प्रकार से तरल ठोस बुद्धि मानी जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये दोनों सिद्धांत आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।